Hello viewers, my name is Mohammad Shahroz and you are watching my channel Physics with Sir Shahroz and I hope you all are fine. आज से हम 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास की फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर्स है। वेक्टर्स जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेक्टर्स से रिलेटेड आपके बोर्ड के एग्जाम्स में लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले या वेक्टर्स को समझने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, वेक्टर्स को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। वो क्या है? आपने इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? हर वो क्वांटिटी जिसे मेजर की जा सके या हर वो चीज जो मेजर की जा सकती है आप उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो वो डिपेंड करती है दो चीजों पर। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड प्लस और दूसरी चीज है उसका यूनिट। मैग्नीट्यूड और यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होती है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर मैंने लिख दिया 10 तो 10 जो है वो डिजिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो 10 के साथ और मैंने लिख दिया किलोग्राम, तो देखें 10 जो है वो मैग्नीट्यूड आ गया, किलोग्राम जो है वो आ गया यूनिट। तो देखें ये 10 किलोग्राम किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है मास की। तो देखें मास फिजिकल क्वांटिटी है, मास को मेजर किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर मैंने यहां पे लिख दिया 20 के बाद मैं लिख देता हूं मीटर, तो 20 जो है वो हो गया मैग्नीट्यूड, मीटर हो गया यूनिट। अब मीटर किसका यूनिट है? मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है। आप लेंथ को मेजर कर सकते हो। क्लियर? तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, जिनमें से आपके पास फिजिकल क्वांटिटी जो है कुछ होती हैं स्केलर और कुछ हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? अब स्केलर क्वांटिटी क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट एग्जिस्ट करे, आप उन फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन मैग्नीट्यूड और यूनिट में कंप्लीट हो जाए, आप उस फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मास स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी, सॉरी मार्कर दूसरे लिए, पावर स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। तो देखें अब ये आपके पास क्या आ गई? फिजिकल क्वांटिटीज आ गई। अब मास की इंफॉर्मेशन, मिसाल के तौर पे मैंने कह दिया कि मेरा जो मास है, मैंने कहा 65 या 60 किलोग्राम है। अब देखें 60 किलोग्राम जो है वो सिर्फ लेफ्ट साइड या राइट साइड का मास होगा? नहीं, वो मेरी कंप्लीट बॉडी का मास है। अपवर्ड या डाउनवर्ड इस पर डिपेंड नहीं होता। ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मेरा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो क्या वो सिर्फ मेरे हाथ का टेम्परेचर या राइट साइड का टेम्परेचर 97 है या लेफ्ट साइड का टेम्परेचर 97 है? नहीं, वो मेरी कंप्लीट बॉडी का टेम्परेचर है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन यूनिट और मैग्नीट्यूड से कंप्लीट हो जाती है तो आप उसे किस में कंसीडर करते हैं? स्केलर क्वांटिटी में कंसीडर करेंगे। लेकिन अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूं कि दो पर्सन हैं, एक पर्सन आ रहा है लेफ्ट साइड से और एक पर्सन आ रहा है राइट साइड से, यानी ये दोनों पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में एक ही रूट पर आ रहे हैं। अब मैं कहूं कि इन दोनों पर्सन का हो जाता है एक्सीडेंट। अब जब एक्सीडेंट हो गया तो आप इन्हें कहां लेके जाएंगे?
हॉस्पिटल। अब इन्हें हॉस्पिटल लेके गए, मुझसे इन्होंने पूछा कि भाई कि हॉस्पिटल का रास्ता कहां है। मैंने कहा कि आप 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाइए और 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाके हॉस्पिटल आ जाएगा। तो आप खुद बताएं, क्या सिर्फ 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे? उसका दूसरा सवाल क्या होगा कि 5 किलोमीटर जो है वो लेफ्ट साइड पे जाना है, राइट साइड पे जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है, वेस्ट की तरफ जाना है, नॉर्थ जाना है या साउथ जाना है? अगर मैं कहूं कि आप 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाएं तो देखें 5 मैग्नीट्यूड, किलोमीटर, यूनिट प्लस मैंने कहा ईस्ट, तो ये आ गई डायरेक्शन। तो देखिए सिर्फ 5 किलोमीटर पर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी, मैंने कहा 5 किलोमीटर ईस्ट। अब जो है उस फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। तो देखें यहां पे वो पर्सन क्या कवर करेगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड, यूनिट प्लस डायरेक्शन एग्जिस्ट हो, और डायरेक्शन कितनी? एक डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन एग्जिस्ट करे, आप ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं वेक्टर्स में। क्लियर? अब देखें मैं यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं, दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन। कोई कंफ्यूजन? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को आप कहते हैं वेक्टर्स। अब देखें यहां पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है, हर फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन एग्जिस्ट करे आप उसे वेक्टर नहीं कहोगे। वेक्टर होने के लिए कुछ कंडीशन होनी जरूरी है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि करंट की डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है, करंट जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, तो देखिए डायरेक्शन आ गई करंट की। लेकिन करंट आपके पास वेक्टर नहीं है, करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब देखें वेक्टर क्वांटिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन प्लस मस्ट ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। यह बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, डायरेक्शन हो प्लस मस्ट ओबे करे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। आप ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर। क्लियर? अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर लिफ्ट करूं तो मैं कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करूंगा? वेट। अब वेट की डायरेक्शन कहां है? डाउनवर्ड। तो वेट कौन सी क्वांटिटी आ गई? वेक्टर क्वांटिटी आ गई। तो मैं यहां वेक्टर क्वांटिटी के नाम लिख देता हूं, वेट वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर में कंसीडर की जाए। आई होप आपको यहां तक हर चीज क्लियर हो गई होगी। अभी तक मैंने सिर्फ क्या बताया? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी हर वो चीज जिसे मेजर की जा सके वो हो गई फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड पर, यूनिट पर। मैग्नीट्यूड मैंने क्या बताया? न्यूमेरिकल वैल्यू, डिजिट मैग्नीट्यूड है, यूनिट आ गया उसका। ठीक है, हमने फिजिकल क्वांटिटी को किन दो चीजों में कैटेगराइज किया? स्केलर में कैटेगराइज किया, वेक्टर में कैटेगराइज किया। स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिनका मैग्नीट्यूड और यूनिट एग्जिस्ट करे, ठीक है, और उस फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन मैग्नीट्यूड और यूनिट में कंप्लीट हो जाए। प्लस वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? जिनका मैग्नीट्यूड, यूनिट प्लस डायरेक्शन एग्जिस्ट करे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई? मस्ट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, वेट, टॉर्क, मोमेंटम, ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करती हैं। अब लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब हम मजीद आगे पढ़ते हैं कि वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। मैं यहां पे हेडिंग डाल दूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
वेक्टर्स। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है सिंबॉलिकल मेथड, या सिंबॉलिकली लिख देता हूं मैं। वेक्टर्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और सिंबॉलिकल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंबॉलिकल तरीका बहुत आसान है, मैंने कोई भी लेटर लिखा ए, अगर मैंने ए पर वेक्टर या एरो बना दिया तो देखें ए पर एरो हेड आ गया तो मैं कहूंगा ये वेक्टर, ये आ गया सिंबॉलिकल मेथड। इसी तरीके से मैंने कोई भी लेटर लिखा एफ, एफ पर मैंने एरो बना दिया तो देखिए ये ए पर एरो, एफ पर एरो। इसी तरीके से अगर मैं किसी भी लेटर पे एरो बना दूं, ए पर एरो बनाऊं, बी पर एरो बनाऊं, सी पर एरो बनाऊं, तो वो सिंबॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ग्राफिकल मेथड क्या है? अब देखें, हम जानते हैं कि वैसे चार डायरेक्शन होती हैं, जैसे आप कहते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ये आ गई ग्राफिकल मेथड। अगर मिसाल के तौर पे मैं कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं ग्राफिकल मेथड में, मैंने क्या ड्रॉ की? लाइन सेगमेंट, और उस पर लगा दिया एरो, तो ये आ गया ग्राफिकल मेथड। अब देखें इस एरो की डायरेक्शन कहां है? ईस्ट की तरफ है। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं यहां पे एरो बनाता हूं तो इस वेक्टर की डायरेक्शन कहां गई? नॉर्थ ईस्ट। इसकी डायरेक्शन कहां गई? नॉर्थ वेस्ट। यहां पे वेस्ट साउथ, और यहां पे साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। क्लियर? तो देखें ये आ गया मेरे पास वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, जो लाइन सेगमेंट होती है ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। एक एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ब्लॉक है, मैं इस ब्लॉक पे अप्लाई करता हूं फोर्स, एक इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और एक ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। अब देखें किस वेक्टर की लेंथ बड़ी है? ऊपर वाले वेक्टर की लेंथ बड़ी है नीचे वाले वेक्टर की? आप देखें ऊपर वाले वेक्टर की लेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर की जो लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। मैंने लिख दिया 20 न्यूटन, और मैंने यहां पे लिख देता हूं 5 न्यूटन। देखें वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड डिसाइड करती है, यानी जिस वेक्टर की लेंथ ज्यादा होगी आप कहेंगे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन इनकी लेंथ में डिफरेंस है, एक की लेंथ ज्यादा है एक की लेंथ कम है। ये क्या बता रही है कि किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। क्लियर? अब देखें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए या वेक्टर की लेंथ डिसाइड करने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। लेट्स सपोज मैंने कह दिया कि 1 सेंटीमीटर की जो लाइन है 1 सेंटीमीटर वो बराबर है 1 न्यूटन के, तो मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दूंगा। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन बताने के लिए मैं 20 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा। कोई कंफ्यूजन? बात समझ आ गई? अब देखें ये मैंने वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना बताया है आपको। ठीक है, अब देखें अब बताई जाती है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नाउ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, आपके पास वेरियस टाइप्स हैं वेक्टर्स की, जिसमें से मैं सिर्फ आपको वो टाइप्स बता रहा हूं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में लाजमी पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है? when two vectors are equal in magnitude and in same direction,
जब आपके पास दो वेक्टर हो, उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, उन वेक्टर्स को आप कहते हैं इक्वल वेक्टर। कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक ब्लॉक बना दिया, ये एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई की जा रही है। आप देखिए मैंने यहां पे दोनों वेक्टर इक्वल बनाए हैं। मैंने कह दिया कि ये जो वेक्टर है मेरे पास F1 है और ऊपर वाला वेक्टर क्या है, F2 है। F1 भी 5 न्यूटन का है और F2 भी 5 न्यूटन का है। नाउ लुक एट हियर, दोनों वेक्टर इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में भी सेम है। ऐसे वेक्टर जो जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, उन वेक्टर्स को आप कहते हैं इक्वल वेक्टर। क्लियर? इसी तरीके से नल वेक्टर, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। अब देखें नल वेक्टर और जीरो वेक्टर क्या होता है। व्हेन two vectors are equal in magnitude but opposite in direction and their sum इज इक्वल टू जीरो। यह बात ध्यान में रखिएगा कि आपके पास दो वेक्टर हो, उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, लेकिन उन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो। ऐसे वेक्टर को आप कहते हैं इक्वल वेक्टर। जैसे कि यही डायग्राम थी मेरे पास, अगर मैं एक और डायग्राम यहां पे बनाऊं कि फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक आ गया, एक लेफ्ट साइड पे फोर्स अप्लाई की जा रही है और एक राइट साइड पे फोर्स अप्लाई की जा रही है। अब देखें इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर आर इज इक्वल टू, मैंने लेट सपोज इसे कह दिया F1 प्लस माइनस F2। F1 मैंने कितना लिखा था ऊपर, 5 न्यूटन, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 5 न्यूटन। ठीक है, इसको भी मैंने 5 न्यूटन कह देता हूं। माइनस डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन किसकी आ गई, माइनस की साइन आ गई। 5 न्यूटन से 5 न्यूटन कैंसिल, तो मेरे पास आंसर या रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। इनका सम क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। तो वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो और उनका सम क्या निकले, जीरो निकले, ऐसे वेक्टर को आप कहते हैं ऐसे वेक्टर को आप कहते हैं नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। क्लियर? अब देखें जब ये वेक्टर है तो क्या इनकी डायरेक्शन नहीं होगी, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है। अब नल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा, नल वेक्टर क्या होता है, आर्बिट्ररी इन डायरेक्शन होता है। क्या होता है, आर्बिट्ररी इन डायरेक्शन, मतलब कहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब देखें ये हो गया इक्वल वेक्टर, नल वेक्टर। एक और आपके पास वेक्टर होता है टाइप नंबर 3, जिसे आप कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर whose magnitude is unity or 1 is called यूनिट वेक्टर। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आए, उस वेक्टर को आप कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन है, when given vector divided by its own magnitude
जब गिवन वेक्टर अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाए उस वेक्टर को भी आप कहेंगे यूनिट वेक्टर, जिसके रिजल्ट में आंसर उसका क्या आता है, 1 आता है। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसा है बेटा, इसका फॉर्मूला जहन में रखिएगा। फॉर्मूला बताने से पहले मैं एक चीज आपको समझाऊं, समझिएगा ध्यान से। मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे कोई वेक्टर ड्रॉ कर दिया, अब वेक्टर पे मैंने साइन लगा दिया ए का। देखिए ऊपर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई, नीचे इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई, जो कि ये बता रहा है कि ए वेक्टर पे एरो है तो ये वेक्टर आ गया, ठीक है। ये इसकी जो लेंथ है, इस वेक्टर की लेंथ का सम मैग्नीट्यूड है, तो जिसको मैं लिख दूंगा यहां पे, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है, ए मॉड्यूलस। कैसे लिखा जाएगा, ए मॉड्यूलस। देखिए ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब रह क्या गया, डायरेक्शन। डायरेक्शन एक होती है वेक्टर की, डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, जो वेक्टर था उसी ए पर मैंने लगा दिया कैप। क्या लगा दिया, थोड़ा सा बड़ा लिख दूं मैं, ये मैंने बनाया ए और ए पर आ गया कैप, ठीक है। ये आ गई, ये मेरे पास कंप्लीट वेक्टर बराबर हो गया। अब देखिए इसी से आप फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए ए मॉड्यूलस क्या कर रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे आकर डिवाइड। तो जब डिवाइड करेगा तो ए यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा किसके, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो ये देखें, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया यूनिट वेक्टर का। क्लियर। अब देखें, अब हमारे पास, मैं यहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा आई यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और जेड एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसे आप, सॉरी वाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होगा उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जे पर कैप बना दे। जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होगा उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के पे कैप बना दे। आई जे के, सही है। अब देखिए ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस पे, वाई यूनिट वेक्टर, सॉरी जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस पे, के यूनिट वेक्टर किस पे, जेड एक्सिस पे। अब मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई वेक्टर बना दिया यहां पे, तो देखिए ये कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम पर है, ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम पर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये जो मेरे पास वेक्टर होगा ये 3 एक्सिस पे है, तो गिवन वेक्टर किसके बराबर होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। क्लियर, ये बात समझ आ गई। तो देखिए ये तो मेरे पास आ गया गिवन वेक्टर। अब अगर मैं इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ए मॉड्यूलस बराबर है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये देखें इसी यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस आ गया, ठीक है। अब देखें, अब ये मेरे पास आ गया गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर मैंने यहां पे बताया कि किसके बराबर है गिवन वेक्टर, अगर ऊपर लिख दें ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस, मैंने बता दिया इसके बराबर है। मॉड्यूलस किसके बराबर हो गया, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। ये आ गया किसी भी यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए आपके पास और भी वेक्टर है, जैसे कि पहले इसे नोट डाउन कर लें। मिटा दें, ये मिटा देते हैं। एक और वेक्टर होता है जिसे आप कहते हैं पोजीशन वेक्टर। नंबर 4, टाइप नंबर 4 है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या है समझिएगा। A point whose position can be
specify in space from its origin or reference point is called पोजीशन वेक्टर। मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे ये मेरे पास आ गया y एक्सिस, ये मेरे पास आ गया x एक्सिस। अब देखिए मेरे पास एक्स वाई प्लेन है। अगर मैं यहां पे एक पॉइंट बना दूं, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया, अब मुझे इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो मैं ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ओरिजिन से जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, इस वेक्टर को मैं कहूंगा पोजीशन वेक्टर। क्लियर? अब मैं अपनी मर्जी से इस वेक्टर का नाम दे सकता हूं कि लेट सपोज मैंने इस वेक्टर को कह दिया r। ठीक है, तो ये जो r मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। क्लियर? अब ये कितने एक्सिस पर है? ये 2 एक्सिस पर है। तो देखें अब ये r पोजीशन वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? r इज इक्वल टू r x i प्लस एक्स आई। क्यों आया? क्योंकि एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं आप? i प्लस वाई आ रहा है, तो अब मैं क्या लिखूंगा? आर वाई जे। कोई कंफ्यूजन? तो यहां मैंने पोजीशन वेक्टर बना लिया। एक और आपको एग्जांपल दूं, समझिएगा बात। मिसाल के तौर पे स्पेस में जब बात की जाए, स्पेस में मैं कहता हूं कि एक जगह सन है और एक जगह पे अर्थ है। ठीक है, सन और अर्थ। अब मैंने सन से अर्थ की पोजीशन बतानी है, तो स्पेस में तो अर्थ जो है वो एक पॉइंट की तरह ही है, और कहां से पोजीशन बतानी है? सन से। तो मेरे पास ओरिजिन क्या आ गया? सन। तो मैं उस अर्थ जिसे मैंने पॉइंट कहा है उसकी पोजीशन बताने के लिए मैं ड्रॉ करूंगा वेक्टर। तो स्पेस में समझिएगा बात, स्पेस से मैंने पोजीशन बताई। ओरिजिन किससे बनाया मैंने? सन को। सन से मैंने अर्थ की पोजीशन बताई, तो मैंने वहां ड्रॉ किया पोजीशन वेक्टर। सही है? स्पेस में जब आपने किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी हो तो ओरिजिन से आप क्या बनाते हैं? पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं कहता कि मेरे पास ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस और ये आ गया जेड एक्सिस। अब मेरे पास मेरे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, एक्स वाई जेड प्लेन आ गया। ठीक है, अब देखें मैंने यहां पे एक बना दिया पॉइंट। अब मैंने इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है। अब ये कितने एक्सिस पर है? ये पॉइंट कितने प्लेन पर है? ये 3 प्लेन पे है। पॉइंट सॉरी ये 3 इसमें आ गया, तो मैंने यहां से ड्रॉ कर लिया पोजीशन वेक्टर। सही है, बात समझ आ गई? अब देखें, अब ये पोजीशन वेक्टर आ गया। अब ये कितने एक्सिस पर है? 3 एक्सिस पर है। तो अब मैं इसे कैसे लिखूंगा? इसे नाम मैंने r का दिया है, तो r बराबर हो गया किसके? आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के। कोई कंफ्यूजन? बात समझ आ गई? अब अगर मैंने इसी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं आप? मॉड्यूलस इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका आ गया पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का, और पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका आ गया। ठीक है, आई होप यहां पे आप यहां तक आपको बात क्लियर हुई होगी। लास्ट आपके पास वेक्टर की टाइप है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर। अब फ्री वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ is called
फ्री वेक्टर, वो वेक्टर जो अपने ही आप से पैरेलली डिस्प्लेस हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे अगेन x y या z, मैंने अपनी मर्जी से एक वेक्टर यहां पे फ्री वेक्टर बना दिया मैंने, ठीक है। अब ये वेक्टर जो है अपने ही आप से पैरेलली शिफ्ट हो सकता है। अगर मैंने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया तो देखें ये कहलाया फ्री वेक्टर। इसी तरीके से इसको मैं एक पॉइंट पहले मैंने यहां से शिफ्ट किया, अब मैं इसको यहां से यहां शिफ्ट कर लेता हूं, पैरेलली शिफ्ट कर लिया तो यह आ गया फ्री वेक्टर। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, इन केस ऑफ फ्री वेक्टर, जब आप पैरेलली शिफ्ट करते हैं किसी भी वेक्टर को, फ्री वेक्टर को सॉरी, तो फ्री वेक्टर को शिफ्ट करने के लिए एक बात ध्यान में रखनी है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है और डायरेक्शन सेम रहेगी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी मर्जी से एक वेक्टर मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, मैंने एक वेक्टर को यहां ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं इसको शिफ्ट करना चाहता हूं पैरेलली, तो इस वेक्टर को उठा के मैं यहां से यहां ले आता हूं, तो पैरेलली शिफ्ट हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है, लेकिन वो शिफ्ट हो गया अपने ही आप से पैरेलली। ऐसा वेक्टर जो अपने ही आप से पैरेलली शिफ्ट हो, उस वेक्टर को आप कहते हैं फ्री वेक्टर। आई होप आपको यहां तक हर बात क्लियर हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।